टू यू माय यूट्यूब चैनल और जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है गाइस। तो आपको पता ही है कि एग्जाम्स जो है कभी भी डिक्लेयर हो सकता है और जल्दी से जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है यूपी टीसीटी पीसीटी की। तो उसी से क्वेश्चन बिलोंग्स करते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग स्टेट्स में वही आपसे फिलहाल डिस्कस कर रही हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका जीआईसी हो, नेट हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। यूपी टीसीटी एलटी के लिए तो बेसिकली है ही। तो और मेरा मेन फोकस जो है वो यूपी टीसीटी पीसीटी और एलटी पे है, लेकिन अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये बेकार नहीं है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली हैं। लेकिन जो यूपी टीसीटी और पीसीटी की प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो तो ज़रूर ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, है ना। उनको अगर बेस्ट तैयारी वो करना चाहते हैं तो अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, ताकि मेरी जो वीडियोज़ है वो उनके ब्राउज़र में आ जाएँ और फिर जो भी अच्छी वीडियोज़ होंगी वो आपको ईजिली मिल जाएंगी। ठीक है, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है गाइज वो पार्ट 2 है मैथ्यू अर्नोल्ड का। इससे रिलेटेड एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। और ये जो आज का सेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्या है आज हमारे पास देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या गाइज, ये मैंने एक ही पीपीटी बना दी थी, अलग अलग नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे 25 से स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चंस। आई थिंक वैसे होने तो चाहिए 26 से, है ना। चलिए कोई नहीं, ये दोबारा से क्वेश्चन हो गया है। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम, ये आपको पता ही है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहाँ से लिया था ये, फिरदौसी के शाहनामा से उन्होंने ये टाइटल लिया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26, 27 आ गया 26 से, चलिए कोई बात नहीं है। तो द टचस्टोन मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय, इनमें से कौन जो टचस्टोन मेथड है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वो किसके द्वारा प्रोपाउंडेड है, क्या टी.एस. इलियट। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि टी.एस. इलियट से रिलेट करता है ये। तो यहाँ पे देखना हमें ये है कि इसमें जो टचस्टोन मेथड है इसका ये है क्या, ये टर्म कॉइन किया था मैथ्यू अर्नोल्ड ने, फेमस विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक हैं। अगर ऐसा आ जाए कि ये क्या है तो विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक हैं। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किसमें, स्टडी ऑफ पोएट्री में। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इसको, स्टडी ऑफ पोएट्री में, राइट। तो स्टडी ऑफ पोएट्री में इन्होंने ये इसका जिक्र किया था, इसकी हम बात करेंगे। और किस चीज़ को डिनोट किया था इन्होंने, शॉर्ट बट डिस्टिंक्टिव पैसेजेस सेलेक्टेड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ पोएट्स लाइक शेक्सपियर, है ना, वर्ड्सवर्थ, इस टाइप के जो ग्रेट पोएट्स हमारे रहे हैं, चौसर वगैरह, उनके जो पैसेजेस थे उनको लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए, Poet is simply most delightful and perfect form of utterance that human words can reach. Above definition has been given by, ये definition किसने दी थी पोएट्री की, कि जो पोएट्री है वो सिंपली और डिलाइटफुल परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस है। जो हम कहना चाहते हैं एक परफेक्ट और डिलाइट फॉर्म है, सिंपल है। तो जो जिसके थ्रू जो व्यक्ति है, ह्यूमन है, वो अपने वर्ड्स को आप दूसरों तक रीच करा सकता है। तो फ्रांसिस बेकन, एडगर एलन पो, ली हंट या मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड को पढ़ रहे हैं, आंसर तो इसका यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपको आंसर यहाँ पे याद नहीं करना है। अगर मैथ्यू अर्नोल्ड किसी का भी है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन लर्न करना है। बाहर, एक सेकंड में बाहर, एक सेकंड में बाहर कह रही हूँ मैं। सॉरी गाइस, सम डिस्टर्बेंसेस देयर। चलिए, तो यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड की बात कर ली हमने, ठीक है। उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, काफ़ी प्यारी डेफिनेशन है ये। चलिए नेक्स्ट जो क्या बनता है हमारा, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो ये द रेफरेंस ऑफ फेथफुल सेफर्ड का जो रेफरेंस है वो आपको किस पोएम में मिलता है, क्रॉसिंग द बर्ड, डॉबर बीच, रग्बी चैपल या फिर नन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रग्बी, सॉरी ये गलत लग गया, रग्बी चैपल, है ना, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और रग्बी चैपल इन्होंने किसके लिए लिखी थी ये भी आप बता सकते हैं, 1869 में, सॉरी 1867 में गाइस, 1867 में इन्होंने ये अपने फादर की डेथ पे लिखी थी, थॉमस अर्नोल्ड की डेथ पर। About whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. किस अर्नोल्ड ने जो है किस पोएम के बारे, मेमोरियल वर्सेस में किसके बारे में ये चीज़ लिखी थी कि ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, टेनिसन या फिर जॉन कीट्स। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस्ड भी थे इनकी पोएट्री से, तो इन्हीं के बारे में इन्होंने ये लाइन लिखी थी मेमोरियल वर्सेस में।
और मेमोरियल वर्सेस और कौन ऐड था, क्योंकि 3 राइटर्स को इन्होंने ऐड किया था मेमोरियल वर्सेस में, 3 के बारे में बताया था। तो 2 और कौन से, एक तो वर्dsworth हो गए, बायरन हो गए और गेटे हो गए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी रिटन बाय अर्नोल्ड। अर्नोल्ड ने एक ग्रीक ट्रेजेडी लिखी है, उसका क्या नाम है गाइस? मिसारिनस है, सोराब एंड रुस्तम है, मैरोप है, या फिर थर्सिस? नहीं, इनकी जो थर्सिस तो इनकी वो है, क्या बोलते हैं उसको, एलेजी है, किस पे? आर्थर ह्यूज क्लब पे। लेकिन जो मैरोप है, ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मैरोप है ये ग्रीक ट्रेजेडी है, कब आई थी? 1858 में, 1858 में। चलिए, आर्थर ह्यूज क्लब हैज़ बीन डाइड 1868 एट द एज ऑफ, 1868 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने जो है आर्थर ह्यूज क्लब की, तो कितनी एज के थे उस टाइम पे? तो गाइज डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 44 एज के थे। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनके ऊपर एक थायरसिस नाम की एलिजी भी लिखी थी। और उस टाइम पे जो है, सॉरी गाइज 44 नहीं, सॉरी फॉर रॉन्ग आंसर, मेरा ये मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज थी, तो 42 हो जाएगा इसका। फिर मुझे अचानक से याद आया 42 हो जाएगा, राइट। तो कब आई थी ये जो थायरसिस एलिजी है, उसकी बात करें तो 1865 में आई थी, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स इज टेकन फ्रॉम डॉवर बीच, रग्बी चैपल, 1 सेकेंड, इन मेमोरियम, या फिर थर्सिस? कहाँ पर आपको ये लाइन मिलती है? फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, तो ये डॉवर बीच की लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, आपने 12th में भी ये पोएम पढ़ी होगी, है ना, और उसमें भी ये लाइन थी यहाँ पर। तो ये आपकी डॉवर बीच की हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कब आई थी डॉवर बीच? 1867 में सबसे पहले ये 1867, सॉरी ये मैं क्या लिख रही हूँ, 1867 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी। चलिए, द ग्रीक प्ले राइट हु इज रेफर टू इन डॉवर बीच, डॉवर बीच में किस जो ग्रीक प्ले राइट की बात हुई है? एस्केलस, सोफोक्लस, एरिस्टोफेंस, या यूरिपाइड्स? किसकी बात हुई है ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि सोफोक्लस की बात हुई है, बी ऑप्शन इज राइट हियर। सोफोक्लस की बात हुई है, यहाँ पे ग्रीक प्ले राइट्स थे डॉवर बीच में, इन्हीं की बात हुई है। और डॉवर बीच ये एक लिरिक पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की, और ये कब हुई? 1867 में। तो 1867 में काफ़ी सारी इनकी अच्छी पोएम आई है। जो रग्बी चैपल है वो भी अभी आई थी, कभी, सॉरी हाँ, रग्बी चैपल ना, डॉवर बीच आई थी गाइस, हाँ डॉवर बीच आई थी। और इसकी थर्सिस की बात करेंगे तो ये 1867 उसमें 5 में आई थी। चलिए, poet is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty in which Arnold's work has been made this statement। तो ये स्टेटमेंट आपको कहाँ पर मिलेगी? देखिए सेम से टाइटल है, सोराब एंड रुस्तम तो खैर अलग है, लेकिन द डिफेंस ऑफ पोएट्री है, ये पीबी शैली की है, ये इनकी है नहीं। द स्टडी ऑफ पोएट्री है, मेमोरियल वर्सेस, ये तीनों इन्हीं की हैं बाकी। तो द स्टडी ऑफ पोएट्री की बात करेंगे, यानी कि शी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि स्टडी ऑफ पोएट्री की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर। और कब आई थी? 1880 में, ये भी आपको याद रखना है। 1888 में इनकी डेथ हो गई थी, और 1880 में इनकी ये जो द स्टडी ऑफ पोएट्री है ये इनका पब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए, द फेमस लाइन वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट इज टेकन फ्रॉम, ये जो फेमस लाइन है ये कहाँ की है? डॉवर बीच, रग्बी चैपल, द स्कॉलर जिप्सी, स्टडी ऑफ पोएट्री? कहाँ की है ये प्यारी सी लाइन, ये आपको बताना है गाइज यहाँ पर। तो बताइए फटाफट से। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए डॉवर बीच की, डॉवर बीच की होनी चाहिए, है ना। डॉवर बीच इज राइट हियर, ये आंसर सही है। कब आई थी डॉवर बीच? अभी अभी बताया था मैंने आपको, 1867 में आई थी। तो ये लाइन उसी की है। इसका मतलब क्या है? वेयर वी इग्नोरेंट आर्मी, जहाँ पर जो इग्नोरेंट, जो अज्ञान रूप से जो आर्मीज हैं, जो सेना है, वो आपस में लड़ रही है रात में अंधेरे में, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं ज्ञान है, उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं, बस अंधेरे में लड़े जा रहे हैं, ठीक है। फिर चाहे उनका अपना मर रहा हो या दूसरे का मर रहा हो। तो ये इसका यहाँ पे मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, टच स्टोन्स हेल्प्स अस टेस्ट ट्रूथ। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि जो टच स्टोन्स होते हैं वो हमारी ट्रूथ को हमारे सामने लाने में हेल्प करते हैं, और सीरियसनेस को, दैट सिंस्टिट्यूट द बेस्ट पॉवर्टी। पोएट्री है या ये पॉवर्टी है गाइज? ये शायद कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज मिसप्रिंट हियर। आपको भी लग रहा है गाइज? एक मिनट,
ओह, हाँ ये पोएट्री होना चाहिए गाइज, ये पोएट्री होना चाहिए यहाँ पर। एक सेकेंड, POE होना चाहिए डब्लू की जगह, ठीक है। पोएट्री, द बेस्ट पोएट्री। और ये इंस्टीट्यूट जो है ये होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूट है, ये कॉन्स्टिट्यूट है। ये जो यहाँ पे है ना, ये कौन टी, मैं कहा ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इसलिए मुझे लगा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं हम लोग। तो द बेस्ट पोएट्री, तो व्हाट आर द टच स्टोन, टच स्टोन्स यहाँ पे किस चीज़ से हम लोग बताएंगे, टच स्टोन्स को हम लोग क्या कहेंगे। द पर्पल पैसेजेस ऑफ लिरिक पोएट्री, पैसेजेस फ्रॉम एंशिएंट पोएट्स, द लाइन्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेट मास्टर्स थे अपने काम के, अपने वर्क के, अपने जो अपनी फील्ड के, तो उन्हीं के जो ग्रेट एक्सप्रेशंस हैं, जो लाइंस हैं, उन्हीं को लेकर के यहाँ पे सच को सामने लाया गया था, टच स्टोन्स बताया गया है। नो नो दो हैज नॉट फॉर द लैप्स ऑफ आवर्स फॉर वट वियर्स आउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कहाँ की लाइन है। द स्कॉलर जिप्सी, टैलीमैकस, नाइटिंगेल, सॉरी लाइन नहीं गाइस, ये आपको बताना है यहाँ पे जो हमारा है आउट ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्या स्कॉलर जिप्सी, क्या टैलीमैकस, द नाइटिंगेल, किसकी बात हो रही है इस पोयम में, ये बताना है आपको। तो इसका अगर आंसर होता है गाइस सही, तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी कब आई थी, 18 स्कॉलर जिप्सी आई थी 1853 में, ठीक है। चलिए, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इसको याद रखना है आपको। और मैथ्यू अर्नोल्ड की है, सब सारी दुनिया को पता है ना, तो ये इसमें कोई बताने वाली बात भी नहीं थी। चलिए, है ना। और ये क्या बता सकती हूँ इसके बारे में, चलिए कोई नहीं। हाँ, और ऐसे इन क्रिटिसिज्म कहाँ पर मिलती है हमें, ये ऐसे इन क्रिटिसिज्म, जो कि 1865 में पब्लिक कराया गया था। अर्नोल्ड वॉज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक टू स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ, जिन्होंने किस पे जोर दिया है, किस चीज़ की नेसेसिटी पे जोर दिया है, डायलैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म, फंक्शनल या फिर क्लासिकल क्रिटिसिज्म, किस टाइप के क्रिटिसिज्म की इन्होंने बात करी है। ये इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से, सोचिएगा अपने माइंड में आंसर क्या आप देंगे, नहीं क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो कैसे ही आप मुझे आंसर देंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म की बात की है इन्होंने, राइट। चलिए, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक। आप अर्नोल्ड को जानते हैं कि वो एक पोएट और क्रिटिक थे, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या रोमांटिक, क्या मार्क्सिस्ट, एथिस्ट या फिर क्लासिसिस्ट। तो क्लासिसिज्म को उन्होंने फॉलो किया था, तो क्लासिसिस्ट ही वो थे। मैथ्यू अर्नोल्ड स्टडीड एट, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहाँ पे पढ़ाई की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, लंदन या फिर ग्लासगो, कहाँ पे की थी। तो मेरे हिसाब से ऑक्सफोर्ड हो जाना चाहिए इसका आंसर, है ना। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने जो है वो एजुकेशन अपनी ली थी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, है ना। हाँ, तो ऑक्सफोर्ड की अगर 18 जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे ना, वो 1841, हाँ आई थिंक 1841 में इन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड में क्या किया था गाइज, बेलियोल कॉलेज जो था वहाँ पे जो है ऑक्सफोर्ड एज क्लासिकल स्कॉलर के रूप में ये थे, ठीक है। द बेस्ट पोएम्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड इज, मैथ्यू अर्नोल्ड की बेस्ट पोएम्स क्या हैं, क्या लिरिक्स, ऑड्स, एलेजीज या फिर सोनेट। बेस्ट पोएम्स इन्होंने जो है किस जॉनर में दी हैं, ये आपको पता है। तो शी आंसर इज राइट हियर, यानी कि एलेजीज में जो है इन्होंने, जैसे कि मेमोरियल वर्सेस आप कह सकते हो, और थायरसिस आप कह सकते हो, डोबर बीच और रग्बी चैपल, सारी की सारी क्या हैं, सारी की सारी एलेजीज हैं गाइस, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ पोएट इन्फ्लुएंस्ड बाय, पोएट के रूप में जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, क्या वर्ड्स, ये वर्ड्सवर्थ है, ये अधूरा लिख गया बेचारा, तो वर्ड्सवर्थ, राइट, ये वर्ड्सवर्थ। तो शेले, कीट्स, बायरन, तो मैंने ये शायद आपको पहले ही बता दिया है कि वर्ड्सवर्थ से जो थे वो काफ़ी ये एज अ पोएट काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, तो इसमें दोबारा ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। दिस स्ट्रेन डिसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट्स sick hurry and divided aim, Arnold speaks of this malice in his poem। तो इस कौन सी पोयम में वो इस लाइन की बात कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताई है, दिस स्ट्रेन डिसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विच सीक हरी एंड डिवाइडेड एम।
स्कॉलर जिप्सी, डोबर बीच, थार्सिस या फिर स्टेंजाज फ्रॉम द ग्रैंडर चार्टरियोज। तो किसकी बात करेंगे यहाँ पर? तो आई थिंक ए ऑप्शन राइट होगा, स्कॉलर जिप्सी, है ना। स्कॉलर जिप्सी की ये लाइन है, ये ए ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा गाइस। चलिए एक सेकंड, हाँ तो ये हो गया आपका। चलिए, हु टर्म्ड शैली एज मेलोपोइक, शैली को जो है वो मेलोपोइक किसने माना है? कीट्स ने, अर्नोल्ड ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने माना है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने मेलोपोइक माना था शैली को, राइट। चलिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इजी भी इतने नहीं हैं। तो अर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ स्कॉलर जिप्सी फ्रॉम जोसेफ ग्रैनविल्स बुक। तो जो अर्नोल्ड हैं उन्होंने स्कॉलर जिप्सी का जो टाइटल है, ये जो थीम है, ये कहाँ से ली है? ग्रैनविल्स बुक, टाइटल नहीं गाइस, थीम की बात हो रही है। तो थीम इन्होंने कहाँ से ली है? ग्रैनविल्स जो एक जो राइटर थे, उनकी किस बुक से इन्होंने ली है? स्कॉलर जिप्सी, द वैगाबॉन्ड, द मैक्समेरिस्टी या फिर नन। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर हो जाना चाहिए, ये बताना है आपको। तो डी ऑप्शन सी होगा गाइस, क्योंकि इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। आई थिंक इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, बिकॉज इन्होंने जो है स्कॉलर जिप्सी की, जो ग्रैनविल की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, ठीक है, द VANITY, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, डॉगमेटाइजिंग, इससे जो है इन्होंने ये थीम ली है। हु इज रेफर्ड एज यूरोप्स सेगेस्ट एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन आर, फिजिशियन ऑफ द आयरन और यूरोप सेगेस्ट हेड, ये किस अर्नोल्ड ने जो है किसको कहा है? अर्नोल्ड के द्वारा किसको ये क्या कहेंगे इसको, मेटोनिमी भी कह सकते हैं इसका ना, उपनाम दिए गए हैं। तो वर्ड्सवर्थ को, सीधी सी बात है, इनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे, तो इन्हीं को दिए हैं, किसी और को नहीं, ठीक है। चलिए, सॉरी गाइज, सॉरी गाइज, रियली सॉरी। एक्चुअली ये इसका यहाँ पे आंसर नहीं होगा, गेटे होना चाहिए। आई थिंक मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो गेटे होना चाहिए इसका आंसर। गेटे को इन्होंने ये जो है उपाधि दी थी, और कहाँ पर? मेमोरियल वर्सेस में इन्होंने ये कहा था इनको, है ना। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप भी, ये नहीं कि भाई वो वर्ड्सवर्थ से काफ़ी प्रभावित थे, मैंने भी यही सोच के एकदम लगा दिया, लेकिन फिर याद आया कि इसका ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो ये चीज़ें रेफर की थी, फिजिशियन ऑफ द आयरन और यूरोप सेगेस्ट हेड, उन्होंने गेटे को कहा था, ठीक है। चलिए, हु वॉज द फादर ऑफ अर्नोल्ड, अर्नोल्ड के फादर कौन थे? तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, थॉमस अर्नोल्ड थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर, शेक्सपियर के ऑथर कौन थे? तो वो भी मैथ्यू अर्नोल्ड थे। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, आप शेक्सपियर में और ओन शेक्सपियर में कंफ्यूज मत हो जाना। आपको पता है कि जो ये शेक्सपियर है ये तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है, लेकिन जो ओन शेक्सपियर की बात करें तो ये किसने लिखी है? ये हमारे मिल्टन साहब ने लिखी है। ओन लग जाता है इसके सामने, तो ये मिल्टन साहब ने लिखी है। ये लिखी है 1630 में, राइट, 1630 में। ओके, विच, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द पोएम बाई अर्नोल्ड, कौन सी पोएम अर्नोल्ड की नहीं है? द फॉरसेकन वुमन, ट्रिस्ट्रम एंड इजल्ट, द किंग्स ट्रेजरी। तो ये जो लास्ट वाली डी ऑप्शन है ये सही नहीं है, बिकॉज जो किंग्स ट्रेजरी है वो इनकी बिल्कुल भी नहीं है। तो इनकी नहीं है तो किन की है? ठीक है, अगर इनकी नहीं है गाइज, तो जो किंग्स ट्रेजरी है वो किन की है, ये बताइए आप मुझे। तो किंग्स ट्रेजेडी की अगर बात करें, ये डीजी रोसेटी की पोएम है। ओके, डीजी रोसेटी, डीजी रोसेटी। और इनका रोसेटी जो थे ना, इनका एक जो बीच का नाम था वो इन्होंने गायब करा दिया था, क्योंकि वो जो था इनको पसंद, तो बता सकते हैं आप मुझे क्या था? गैब्रियल, ठीक है, याद रखिएगा, गैब्रियल जो था वो डीजी गैब्रियल रोसेटी है इनका पूरा नाम। तो डीजी रोसेटी, ये जो गैब्रियल है ये इनको पसंद नहीं था, इनका बीच का नाम, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे गाइस। लाइक कर दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को जरूर से, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होती है, और देखते हैं क्या रहता है हमारे पास नेक्स्ट टाइम।